Good morning student, my name is Deepika Khare. Once again I am here with the first freedom struggle of 1857 and its reason. आपको मैंने बताया था कि पहले हमने इसके पहले बैकग्राउंड पढ़ा, कॉजेस पढ़े, मेजर इवेंट्स पढ़े. अब हम इसके रीजंस पढ़ेंगे कि किस कारण से ये फेलियर हुआ, है ना. फेलियर मैंने आपको बताया था कि असफल हुआ था ये जो क्रांति थी. क्यों असफल हुई ये हम बताएंगे. लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन. लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन और यूनिटी का मतलब होता है एकता. एकता की कमी थी. जो सोल्जर्स लड़ रहे थे वो अलग अलग एरिया में, महाराष्ट्र में अलग, तमिलनाडु में अलग और बिहार में अलग, लेकिन इनके बीच में यूनिटी, एकता और संगठन की कमी थी. संगठन की कमी ऐसे थी क्योंकि सब अपने अपने मुद्दों को लेके सब अपनी अपनी जगह पे लड़ रहे थे, है ना. और जो जिस टीम में था उसके लिए तो वो सब एक थे, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया का कोई एक संगठन नहीं था. लैक ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की कमी. एक्चुअली हुआ क्या कि अचानक से 9 मई को सोल्जर्स ने 9 मई 1857 को सोल्जर्स ने विद्रोह किया कि वो कार्ट्रिज यूज़ नहीं करेंगे, लार्डेज कार्ट्रिज यूज़ नहीं करेंगे. और 10 मई को वो सब दिल्ली के लिए मार्च कर दिया उन्होंने और बहादुर शाह जफ़र को अपना एम्परर डिक्लेयर कर दिया. अब बहादुर शाह जफ़र जो थे वो काफ़ी बूढ़े और कहना चाहिए थके हुए राजा थे, क्योंकि वो खुद पेंशन पे जी रहे थे. उनके पास इतना पावर नहीं था, उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी, उनके पास खुद को सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं था. लेकिन अब लोगों ने, मतलब सोल्जर्स ने उनको अपना एम्परर डिक्लेयर किया और वो लीडर बन गए और उनको लीडर मान लिया गया. लेकिन लीडर वो होना चाहिए जो बहुत स्ट्रांग हो और जो आपको वो पावर दे सके कि आप उसके लिए लड़ें. तो ये लीडरशिप की कमी उस समय थी. थर्ड पॉइंट, ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स. भारत के लोगों के पास, भारत के सोल्जर्स के पास जो उन्होंने विद्रोह किया उस समय ट्रेडिशनल मतलब प्राचीन जो पारंपरिक हमारे वेपन्स होते थे, तलवार, बर्छी, और आउटडेटेड मतलब पुराने, जो लगभग ख़राब स्थिति में या फिर जिनको इस्तेमाल करने की स्थिति ना हो, इस तरीके के हथियार थे. कोई ऐसे मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न हथियार नहीं थे. जितने अच्छे अंग्रेज़ों के पास थे उतने अच्छे हथियार हमारे हिंदुस्तानी लोगों के पास नहीं थे. फोर्थ पॉइंट इज़ फ्यूडल फीचर्स. फ्यूडल फीचर्स मतलब होता है सामंती व्यवस्था विशेषताएं, है ना. सामंती विशेषताएं क्या थी कि सामंत अलग अलग जगह थे, है ना. ग्वालियर के राजा अलग थे, झांसी के रानी अलग थी, महाराष्ट्र में पेशवा थे और मराठास थे, यहाँ पर राजस्थान में राजपूत थे, सब अलग अलग थे. लेकिन कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग नहीं कर रहे थे. जैसे हैदराबाद और ग्वालियर के किंग ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बाकी के लोग जो थे, झांसी की रानी लड़ रही थी और तात्या तोपे लड़ रहे थे, कुंवर सिंह लड़ रहे थे, ये सारे लोग लड़ रहे थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए. लेकिन कुछ सामंत ऐसे थे जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया, वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे. तो जब हम पूरा देश मिलके किसी एक टारगेट के पीछे लगा हुआ है, लड़ने के पीछे लगा हुआ है, तो चाहिए ये था कि सब मिलके एक साथ काम करते. आधे लोग अलग काम कर रहे थे और आधे लोग अलग काम कर रहे थे. ये कमी थी उस समय. अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह सेकेंड. अनअवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, अनअवेयरनेस का मतलब होता है जो बिल्कुल जागरूक ना हो. तो बहादुर शाह सेकेंड उस समय लास्ट मुग़ल रूलर थे. उनको कोई भी ऐसी, मैंने आपको अभी बताया कि वो उतने अच्छे लीडर नहीं थे और उनको कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी कि जिसको देख के ये कहा जा सके कि वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग पावरफुल किंग हैं और वो हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं. उनको डिक्लेयर तो किया एम्परर, लेकिन वो खुद इतने पावरफुल नहीं थे कि डिसीजंस अच्छे से ले सकें या कोई प्लानिंग प्रॉपर ढंग से कर सकें. और उसके बाद हुआ ये कि बहादुर शाह सेकेंड को भी ब्रिटिशर्स ने कैद करके, क्योंकि उनका जो बहादुर शाह जफ़र के लिए जो ब्रिटिशर्स का बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था. वो एक किंग की तरह उनको ट्रीट नहीं कर रहे थे. और जब इन्होंने विद्रोह किया सैनिकों के साथ में मिलके, तो इनको अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया था.
6th पॉइंट इज प्री मैच्योर आउटब्रेक एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। प्री मैच्योर मतलब जो बिल्कुल तैयार ना हो, पहले से पूरी तरह तैयार नहीं है। आउटब्रेक अचानक से किसी चीज़ का सामने आ जाना, विस्फोट जैसे किसी भी चीज़ को बाहर आना। तो जब प्री मैच्योर आउटब्रेक एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, प्री मैच्योर आउटब्रेक मतलब अचानक से किसी पहले, क्योंकि ये प्लानिंग नहीं थी कि इतना बड़ा विद्रोह होने वाला है और सब जगह छोटे छोटे अपराइजिंग्स होते होते ये एक बड़ा रिवोल्ट बन गया। और जब ये बड़ा रिवोल्ट बना तो इसकी प्लानिंग उतनी प्रॉपर नहीं थी, इतने अच्छे से इसको तैयार नहीं किया जा सका था। कोई भी ऐसा पहले से डिसीज़न नहीं था कि हम इसको ब्रेक कर, मतलब हम ऐसा करेंगे और उसमें हमको सफल कैसे होना है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब, कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत आपस में। जब हम किसी से बातचीत करते, संचार होता है हमारे विचारों का, तब उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। अब एक्चुअली उस समय कम्युनिकेशन की भी कमी थी, क्योंकि टेलीफोन लाइंस तो होती नहीं थी, लेटर्स वगैरह भी इतनी ईजिली नहीं पहुंचाए जा सकते थे। तो किस पार्ट में देश के क्या हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम पड़ता था, इतनी जल्दी खबर नहीं लगती थी। होता ये था कि सब अपने अपने पार्ट में लड़ रहे हैं। अगर आप ये सोचो कि आपने वो कहानी सुनी है, एक किसान के 5 बेटे होते हैं, पांचों को एक एक लकड़ी देता है और सारी लकड़ियों को तोड़ने के लिए कहता है। सब अपनी अपनी लकड़ी तोड़ देते हैं। जब वो उन्हीं लकड़ियों का बंडल बनाता है और फिर उसको देता है किसान को, अपने बेटों को, तो कोई भी उसको नहीं तोड़ पाता। तो उसमें क्या बताया उस कहानी में कि संगठन में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है। और हमारे यहाँ यही चीज़ हुई कि वो एकता नहीं आ पाई। युद्ध तो हुआ, लड़ाई हुई, बहुत से लोगों की जानें भी गई, लेकिन उसमें वो शक्ति नहीं आ पाई। और इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 3 लाख लोग मरे थे इस रिवॉल्यूशन में, इस स्ट्रगल में। ओके, लोकलाइज रिवोल्ट। लोकलाइज रिवोल्ट का मतलब है लोकल एरिया में होने वाला रिवोल्ट। मैंने आपको अभी बताया कि सब अपने अपने एरिया में लड़ रहे थे, और यही चीज़ सही है, सच है कि सब अपने एरिया में लड़ रहे थे, सब मिलके नहीं लड़ रहे थे। पूरा देश मिलके नहीं लड़ रहा था, लड़ तो रहा था लेकिन मिलके नहीं लड़ रहा था। वो अपने अपने एरिया में अपने अपने इशू को लेके लड़ रहे थे। पहली बात तो इशू फ्रीडम तो था, लेकिन सबके विचार में, सबकी नज़रों में फ्रीडम की मीनिंग जो थी वो अलग थी, है ना। राजा महाराजाओं को अपने तख्त के लिए, अपने सिंहासन के लिए लड़ना था, किसान को अपनी ज़मीन के लिए लड़ना था, लैंडलॉर्ड्स को और ज़मींदारों को अपने हक के लिए लड़ना था, रेवेन्यू टैक्सेस से परेशान थे वो। मतलब सबके पास अपने इशू थे, एक लोकल वे में सबके पास अपने इशू थे, लेकिन कोई एक इशू ऐसा नहीं था कि जिसके लिए सारे लोग मिल के लड़ें। नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, और पहले ही नहीं आज भी यही समस्या है। आपको मालूम होगा कि भारत इतना महान, इतना विशाल देश है, 22 लैंग्वेजेस यहाँ पे मान्य हैं, और पता नहीं कितनी 30-40 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े रूप में कितनी सारी भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन सारी भाषाओं के कारण हर प्रांत में अलग अलग भाषा है, हर प्रांत में अलग अलग बात करने का तरीका है, और उससे कम्युनिकेशन जो है, मानते हैं कि आज की देश में, आज के समय में हमारे पास एक राष्ट्रभाषा है हिंदी, है ना, और हम हिंदी बोलते हैं। लेकिन आज भी आप कई स्टेट्स में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, कर्नाटक में चले जाइए, केरला में चले जाइए, वहाँ आपको हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कम मिलेगी। तो होता यह है कि जब आपकी भाषा एक है, लैंग्वेज एक है, तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, आपको समझ में आ नहीं रहा, आप मुझसे कुछ बोल रहे हो, मेरे को समझ में आ नहीं रहा, तो कम्युनिकेशन होगा कैसे, बातचीत होगी कैसे। तो लैंग्वेज एक होना बहुत ज़रूरी था। और उस समय हमारे देश की यही स्थिति थी कि हर राज्य की भाषा अलग थी, हर राज्य के राजा अलग थे, हर राज्य के संगठन अलग थे, हर राज्य के मुद्दे अलग थे। और जब सब कुछ अलग था तो ये एक रिवोल्ट, एक स्ट्रगल, उसको 1857 का जो स्ट्रगल था वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि इतने कारण थे उसको विफल होने के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ माय लेक्चर ऑफ फेलियर, अबाउट फेलियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करेंगे, इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे,
आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट आपको फिर ऐसे ही लेक्चर्स देती रहूँगी। थैंक यू।